दोस्तों महाराष्ट्र में इन दिनों बीजेपी की जो हालत है वो थोड़ा-सा डामाडोल है। लोकसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आए थे तभी इसका अंदाजा सभी को लग गया था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक खबर आ रही है निकल कर दोस्तों कि बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको पता ही होगा कि 106 सीटें हालाँकि उसके पास पहले से हैं विधानसभा चुनाव के जो सीटें थी उनके पास। लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से 106 सीटों का भी टारगेट नहीं रखा जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी इस बार 100 सीटों का टारगेट कर रही है कि वो जीत करके लेकर के आएंगे। यानी आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में जब 48 में से 40 पार का नारा लगा था और 400 पार का नारा चल रहा था उस समय देश में, तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तो बहुत ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी थी नेताओं को, खास करके बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को, कि हवा बनाने के लिए तमाम बातें कही गई थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी बिल्कुल उल्टा हो रहा है इस बार, ऐसा समझ लीजिए आप। अब मौजूदा समय में उनके पास 106 सीटें हैं, लेकिन कोई ऐसा बात या नारा इस बार शायद नहीं लगने वाला कि इस बार वो 150 सीटें जीतने वाले हैं या 130 जीतने वाले हैं। खबर आ रही है कि 106 सीटें मौजूदा समय में होते हुए भी 106 सीटों का टारगेट नहीं बल्कि 100 सीटों का टारगेट बीजेपी लेके चल रही है। अब ये बड़ी चौंकाने वाली बात है आपस में कि अब मौजूदा समय में जितनी सीटें हैं उतना टारगेट भी नहीं रखा है बीजेपी ने इस बार। क्योंकि हमेशा जो है आप सुनेंगे बीजेपी के नेताओं से, वो हमेशा ही डबल ट्रिपल सीटों को जीतने की बातें वो हमेशा से करते रहते हैं। और हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि किस तरीके से 48 में से 40 के ऊपर वो सीट जीतने के दावा कर रहे थे। हालांकि बाद में उनके दावों की फुसकी और एक तरीके से कहें कि हवा निकल गई थी बाद में। जब रिजल्ट आए हकीकत में मामला कुछ और ही था जमीनी लेवल पे, जो अंदाजा नहीं लगा बीजेपी के नेताओं को कि ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। खैर, तो ये जो चौंकाने वाला मामला है अब ये सामने आया है। और ये भी सुनने में आया है कि जो देवेंद्र फडणवीस है, अभी तो आपको पता ही होगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो टिकट बांटना है या स्ट्रेटेजी बनानी है वो तमाम अभी देवेंद्र फडणवीस के हाथों में जो है वो दिया हुआ है कमान, और सब कुछ वही देख रहे हैं। तो ऐसे में सुनने में आया कि कार्यकर्ताओं को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि अगर हम 100 का आंकड़ा भी छू लेते हैं या 100 का आंकड़ा थोड़ा सा भी पार कर लेते हैं तो भी हम महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति में होंगे कि कोई भी पार्टी हमारे बिना सरकार महाराष्ट्र में नहीं बना सकती। और ये बात जो है वो लेकर के चल रहे हैं। यानी अब देखिए सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। पहले होती थी कि हमारे अलावा सरकार किसी की नहीं बनने जा रही, सरकार तो हम ही बनाएंगे या हमारी ही सरकार आ रही है। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अब अगर हम 100 का आंकड़ा भी छूते हैं तो हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना सकता, या हमारे बगैर हमें लेना ही पड़ेगा साथ में। तो ये भी एक नया जो है वो नया वो सब निकल के सामने आ रहा है समीकरण। अब देखिए ये जो बात कही गई है वो इसलिए कही गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में एमवीओ को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा और उम्मीद के मुताबिक जो है जैसा कि एमवीए के नेता दावा कर रहे थे वो सीटें उतनी उनकी आई। उसके बाद जो वोट का मार्जिन था वो बार बार महायुति के नेता कहते रहे कि भले ही सीट चली गई हुई पर वोट का मार्जिन जो है वो बहुत ही कम था। 0.3% के आसपास जो मार्जिन था वो था, और उसे वो आराम से जो है वो अपने काम के बल पे वो कन्वर्ट कर सकते हैं कि वापस वो बीजेपी को वो वोट मिल जाए जो नहीं मिले थे, जिनका मार्जिन बहुत कम था। इसीलिए अब महायुति के नेताओं की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लाडली बहना जो योजना है, इसी योजना की बदौलत जो थोड़ा बहुत वोट का मार्जिन यहाँ वहां हुआ था उसे अपनी तरफ कर लिया जाए। अगर वो हो यहाँ हमारी तरफ मुड़ जाता है तो फिर विधानसभा चुनाव में जो है वो महायुति को फायदा हो सकता है, ऐसा महायुति के नेताओं को लगता है। अब देखिए इसीलिए जो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। वहां शरद पवार, उद्धव ठाकरे, खास करके कांग्रेस, इन्होंने सीटें निकाल के लेके ये लोग चले गए। अब उन्हीं मतदाताओं को दोबारा अपने पास बुलाने के लिए लाडली बहन योजना जो है वो लाई गई, जैसा कि एमवीए गठबंधन दावा कर रहा है। मॉनसून सत्र में कई सारे स्कीम लाई गई, जिसमें से सबसे बड़ी स्कीम थी लाडली बहन योजना, जिसके तहत आपको पता ही है कि 1500 रुपए हर महीने जो देने का वादा भारतीय सरकार कर रही है। अब देखिए इस योजना के बदौलत उन्हें लगता है कि जो ये मार्जिन थोड़ा बहुत इधर हो गया था वो हमें मिल जाएगा। इसीलिए अब जो बीजेपी है वो अपना टारगेट वो सेट करके रखे हैं कि चलिए मौजूदा समय में भले 106 हो, लेकिन हम 100 भी अगर टच कर जाते हैं तो हमें साथ में लेना ही पड़ेगा, हमारे बगैर कोई सरकार बना नहीं सकता, जो ज्यादा ही आंकड़ा चाहिए होता है। अब इसके अपोजिट देखिए, अब सीएम एकनाथ शिंदे हैं, वो भी पहले कह रहे थे कि उन्हें कम से कम 100 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ना है तो 100 सीटें चाहिए होंगी, उनके जो नेता थे वो दावा कर रहे थे। वहीं अजीत पवार की एनसीपी के भी कई बड़े नेता ये कह चुके हैं कि 80 से 90 सीटें उन्हें विधानसभा चुनाव में इस बार चाहिए।
तो उन्हें भी सीट देने का एक तरीके से दबाव उनके खुद के बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर भी है, साथ ही साथ महायुति के जो प्रमुख तीनों बड़े नेता हैं उनके ऊपर भी है कि सीटों के बंटवारे की वजह से किसी में असंतोष की भावना ना हो और कोई भी ऐसा नेता पाला ना बदले जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। हालांकि पाला बदलने से याद आया, इन दिनों बहुत सारे नेता पाला बदल रहे हैं और बीजेपी का साथ छोड़ के, अजित पवार के एनसीपी का साथ छोड़ के लगातार जो है वो शरद पवार से मुलाकात हो रही है और शरद पवार जो है वो ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से मिशन तुतारी पर है कि जो पहले हुआ था वो वापस से महाराष्ट्र में हो रहा है और वही खेल शरद पवार अब महायुति के साथ खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और इसीलिए बीच में खबर भी आई थी कि जो सिक्योरिटी उन्हें मिली है, शरद पवार ने कहा था कि वो इसलिए मिली है कि उनकी जासूसी की जा सके। खैर, ये अलग चर्चा का विषय है। तो फिर उसके बाद देखिए कि अब महायुति जो है, उनकी जो सबसे बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली बीजेपी है, वो कह रही है कि हम 100 का आंकड़ा भी छू लें तो काफी होगा। अब ये बात अब सामने इसलिए हो रही है क्योंकि सभी को पता चल गया है कि महाराष्ट्र में जो लहर थी, मोदी लहर, वो 14 और 19 के बाद जो है वो 2024 में नहीं दिखी है और लोकसभा चुनावों में सभी को अंदाजा था कि मुकाबला टक्कर का होगा, लेकिन इस तरीके से एक तरफा की तरह दिखाई देगा कि जहां एक तरफ कांग्रेस एक सीट जीतती है 2019 में चंदरपुर से और कहां 13 सीट निकाल के जाती है 2024 में। और ऐसा ही कुछ शरद पवार, उद्धव ठाकरे की भी देखिए कि जब पार्टी टूटी थी तो माना जा रहा था कि अब पार्टी काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से कमबैक हुआ है, जो सीटें वो जीत करके लाए हैं, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है महायुति को। अब इसकी तैयारी जो है महायुति कर रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस जो है अगर इस तरीके की बातें अपने कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अंदाजा है कि अब जो है वो नारा जो है कि 150 सीटें जीतेंगे, 140 सीटें जीतेंगे, जो भी नारा लगता है वैसा कुछ इस बार होने वाला नहीं है और इसीलिए शायद ये जो टारगेट की बात मैंने आपको शुरू में बताई वो इसीलिए बताई। वहीं दूसरी तरफ देखिए और एक जानकारी आपको देता हूं, एमवीए गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने एक आंतरिक सर्वे कराया है और इस सर्वे से ये निकल के सामने आया है कि एमवीए गठबंधन में इस बार बड़े भाई की भूमिका में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि कांग्रेस हो सकती है, क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस जो है वो 2024 की जो अभी इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, इसमें 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 13 सीटें जीत करके वो चले गए थे और एक अचानक से एक अजूबा था कि इतना खतरनाक तरीके से जो है कांग्रेस ने कमबैक किया। अब इसी को देखते हुए जो सर्वे आया, सर्वे में ये मालूम चल रहा है कि कांग्रेस इस बार भी विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से सीट जीतने जा रही है और इसी को देखते हुए कांग्रेस के नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार अब वो एमबीए की तरफ से बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस के नेता आ सकते हैं, जिसको लेकर के अब उनकी रणनीति जो है वो बननी शुरू हो गई है। और दूसरे नंबर पे जो सर्वे आया उसमें शरद पवार का नाम रहा कि शरद पवार जो है दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अब एमवीए जो है वो काफी मजबूत दिखाई दे रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार तो पहले से ही मालूम था सबको कि ये जो इनके पॉकेट्स है, जो इनके वोटर्स हैं, वो इन्हें वोट देंगे ही देंगे और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो सीटें थी इनकी वो निकाल के लेके आए, ऐसे विधान सभा में भी कुछ सीटें ऐसी पुख्ता रूप से हैं जो ये पार्टी निकाल के ला सकती है। अब ऐसे में जो कमजोर कड़ी साबित हो रही थी लगातार कांग्रेस 2014-2019 में, अगर 2024 में वो इतनी मजबूती से आगे आ रही है तो आप समझ जाइए कि जब तीनों नेता, तीनों ही ये जो दल है एमवीए का, फिर कितना मजबूत हो सकता है अब कांग्रेस की वापसी से। तो ये एक चुनौती बनी हुई है महायुति के सामने और एनडीए जो महायुति है वो बिल्कुल समझ रहे हैं इस बात को कि इतना आसान नहीं होगा इस बार का विधानसभा चुनाव और इसीलिए तमाम तैयारियां जो मैंने आपको दोनों दलों की बताई वो चल रही है। तो ये थी अपडेट अभी तक की, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।